बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इस बिजी शेड्यूल में हम समझ सकते हैं बहुत मुश्किल है समय निकालना, लेकिन चूंकि बात हो रही थी वॉक विथ बिहार की, और मुझे लगा कि जो जिनकी दृष्टि बड़ी है वो लोग आए और अपनी दृष्टि बताएं बिहार को लेकर, तो शायद और बेहतर हो। इसलिए आपका आना इस मामले में बहुत सुखद है। वॉक विथ बिहार हमारा प्रोग्राम है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि बिहार के साथ चलें। इसके लिए जरूरी है कि बिहार को पहले हम ठीक से पहचानें। बिहार चलना कहाँ चाह रहा है, हम बिहार के साथ चल पा रहे हैं या बिहार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 20 सालों में बिहार अपनी दिशा में चल रहा है या बिहार को चलाया जा रहा है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि बिहार चल रहा है या चलाया जा रहा है। ये सही विश्लेषण आप लोग कर रहे हैं, और आप लोग विश्लेषण जिस दिन ईमानदारी से करने लगेंगे, बिहार अपने गौरवशाली इतिहास को फिर से हासिल कर लेगा। बिहार के लोग जिस दिन अपनी बिहारी भाव का मन के अंदर वो दिल से उतार लेगा, बिहार चलने लगेगा। अभी चूंकि मामला बहुत पॉलिटिकल है, चुनाव के लगभग कगार पे खड़े हैं हम लोग, और कुछ ही दिनों में घोषणा होने वाली है। ऐसे में जो पॉलिटिकल विजन है, क्या आपको लगता है कि प्रेजेंट सिनेरियो जैसा ही आगे बढ़ना चाहिए, या अभी विकास वैभव जी से भी बात हो रही थी, क्या हमारी विकास की जो गति है या इसमें और रफ्तार पकड़ाने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, विकास की गति का तुलनात्मक विश्लेषण होता है जी। आप आजादी के पीरियड को ले रहे हैं, गुलामी के पूर्व के पीरियड को ले रहे हैं, या जंगल राज के पीरियड को ले रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं? गुलामी के पूर्व का अखंड भारत का बिहार, वहां से हम तुलना करेंगे अपने को, या आजादी के बाद लॉ एंड ऑर्डर में सबसे बेस्ट स्टेट के रूप में इस बिहार की गिनती थी, या जंगल राज के बाद का बिहार जो पूरे सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, फिर से नया स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, फिर से नया वातावरण बन रहा है। तो नजरिया आपकी है, तुलना कहां से शुरू करेंगे? जवाब वहां से शुरू करेंगे। अभी भी ऐसा लगता है जैसे कई सेगमेंट छूट रहे हैं, कई सेगमेंट ऐसे हैं जो छूट रहे हैं। आज भी पढ़ने के लिए कोटा जाने वाले विद्यार्थी यहाँ मौजूद हैं, आज भी उद्यम के लिए दिल्ली जाने के लिए लोग विवश हैं। क्या वो तमाम बातें जो सामने दिखती हैं कि सड़कें बहुत अच्छी बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार हुआ, बिल्कुल सामने दिखती हैं। बिहार कोई भी जो 2000 बदला है, निश्चित बदला है, लेकिन ये सारी बातें अभी भी नहीं पहुंची हैं। शिक्षा को लेकर और काम करने की जरूरत है। तो लोग अब सवाल ये कर रहे हैं कि 20 साल के बाद और कितना वक्त चाहिए इसको ठीक करने में? आपका तुलनात्मक विश्लेषण 2005 से है जी। 2005 के पहले हमारे बिहार के लोग का पलायन का कारण क्या था? एजुकेशन जी। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तकनीकी शिक्षा देने के लिए वो बिहार से बाहर जा रहे थे। वर्तमान से भविष्य को नष्ट करना नहीं चाहते थे, बिल्कुल। बच्चों को लेकर के पलायन किए। इंजीनियरिंग कराना हो, मेडिकल का पढ़ाई पढ़ाना हो, पॉलिटेक्निक, एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल, आईटीआई की भी ज्ञान लेने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो कुछ भी था 2005 के पहले ये चरवाहा विद्यालय का
का प्रभाव पूरे तकनीकी संस्था को नहीं, पूरे जनरल एजुकेशन को कमजोर कर दिया। ये सोच 2005 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी सुशासन स्थापित करने का जिनको जिम्मेवारी दी है, एनडीए की सरकार बनी और वह शुरुआत हुआ फिर से नया सारे स्ट्रक्चर को खड़ा करने का। और एनडीए की सरकार जो 20 साल आप कर रहे हैं, इसमें 5 साल वो जंगल राज वाले लोग भी फिर से पिछले दरवाजे से आ गए थे। 15 साल एनडीए की सरकार थी। ये 15 साल में आप देख लें कि जितने बड़े निर्णय हुए, जितने तकनीकी संस्था बने, आज बिहार का हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, एएनएम जीएनएम से पारा मेडिकल से लेके आईटीआई, महिला आईटीआई तक उपलब्ध है। ये तमाम तकनीकी कॉलेज हमारे जिले में एनडीए सरकार ने दिया। बच्चे पलायन नहीं कर सके। पलायन का एजुकेशन, ये ज्ञान विज्ञान की भूमि रही है। हमने कहा कि गुलामी के पहले के प्रतीक जो मेरा ज्ञान विज्ञान के भूमि को, बड़े बड़े ज्ञान की मंदिर को आताताइयों ने तोड़ा, नालंदा हो या विक्रमशिला, हमारे सांस्कृतिक विरासत को मिटाने का प्रयास किया। तो आप वहां नहीं जाकर के यहां से शुरू किए थे। यहां भी देखें कि हमने उस आताताइयों के केंद्र को भी सजाने का काम किया, नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से जगाने का काम किया और सभी जिले में टेक्निकल कॉलेज देकर गरीब का बेटा जो कभी सपना भी नहीं देख सकता था, आज इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने घर की रोटी खाकर जाकर के ज्ञान प्राप्त कर सकता। तो बिहार के सामने एक चुनौती, अभी आप जब बिहार में चुनाव फेस करेंगे, आपके सामने चुनौती वास्तविक ये होगी, एक तो जो आप विकास के कार्यों को लेकर जाएंगे और दूसरा जो आपको काउंटर किया जाएगा या जिसको लेकर, जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी पे आरोप है कि वो कोई ऐसी बात कहेगी जिससे दो धर्मों के बीच में वैमनस्य बढ़े और उसका फायदा ले जाएगी, जो आपके विरोधी बहुत सहजता से आप पर आरोप लगाते हैं। तो इन दोनों में आपको क्या सहज लगता है अभी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है और हम लोग जब काम करते हैं तो आज बताया कि टेक्निकल कॉलेज आज जिले के अंदर, अब मेडिकल कॉलेज भी हम खोलने की बात कर रहे हैं जी। बहुत जगह शुरू भी हो गई है जी। और विकास की गति को मैं वहीं तक रोकना नहीं चाहता हूं। बिहारियों के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाना चाहता हूं। मैं धर्म का राजनीति नहीं करते हैं, मैं अपने धर्म पर गर्व करते हैं। जो झूठी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर संविधान का अपमान करता है, संविधान में कहीं लिखा है कि अपने धर्म का अपमान करके धर्मनिरपेक्ष बनो? कहीं है? मैं अपने गुलामी के प्रतीक को मिटाया और भगवान राम का मंदिर बनाया, तो ये धर्म से जुड़ गया। शक्ति की भूमि का अपमान करने वाले जो शक्ति की महत्ता को नहीं समझते, अपने सांस्कृतिक विरासत को नहीं समझते, मां बहनों को गालीबाजों से गाली सुनवाते हैं, इनको ये आभास करा दें कि ये शक्ति की भूमि मां जानकी की भूमि है और ये शक्ति की भूमि जब जगता है तो इतिहास बदलता है, क्रांति का शुरुआत होता है। इतिहास गवाह है कि अखंड भारत का निर्माता ये बिहार था और यही बिहार संपूर्ण क्रांति का नारा का केंद्र बिंदु था। तानाशाही, हिटलरशाही को भी हमने मिटाया और ये बिहार जब जब जगह है तो लोकतंत्र की जननी की भूमि एक बड़ा संदेश को दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास की बात करता है, इसीलिए लोग परेशान होते हैं। विजय बाबू, विपक्ष तो अक्सर ही आप पर आरोप लगाता है कि आप तुष्टीकरण की सियासत करते हैं और जब जब आप हारने लगते हैं तो उस समय फिर आपको धर्म की याद आ जाती है। वो विपक्ष
जिसको तुष्टीकरण का अर्थ भी पूरा पता नहीं है, सत्ता की कुर्सी प्राप्त करने के लिए देश के विभाजन को भी हम समझौता में ले लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए स्पेशल राज्य का दर्जा देकर 370 धारा लगा दी। ये क्या था? पंथ निरपेक्षता को धर्मनिरपेक्षता का भाव संविधान में जोड़ दिए। ये तुष्टीकरण करने वाले कांग्रेस के चरित्र के कारण मेरा देश कमजोर हुआ। मैंने तो एक राष्ट्र और श्रेष्ठ राष्ट्र की बात किया और 370 धारा को भी खत्म किया। मैं तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, मैं संतुष्टीकरण की राजनीति का शुरुआत किया हूं। और संतुष्टीकरण की राजनीति में तुष्टीकरण वाले के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि मेरा मंत्र ही है सबका साथ सबका विकास। कहाँ तुष्टीकरण है? जब आपके विषय में यह कहा जाता है कि आप लड़ाकू स्वभाव के हैं। विधानसभा अध्यक्ष जब थे तो आप नीतीश जी से लड़ लिए थे और उसके बाद आपकी सरकार बिहार में चली गई थी। नहीं, देखिए, मैं कैबिनेट में कभी आप जेडीयू के मंत्री से आप लड़ जाते हैं। नहीं, मैं कभी नहीं लड़ा, किसी से नहीं लड़ा हूं। और आप चैनल पर बैठे हैं, मेरे स्वभाव को स्वाभिमान से राजनीति करता हूं, सम्मान के साथ जीना चाहता हूं। और कोई भी स्वाभिमान पर चोट करता है उससे मैं नहीं स्वीकारता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी की विद्यार्थी परिषद के बाद हम पॉलिटेक्निक छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा बेरोजगार संघ के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। और वहां से आके मैंने शुरू किया है पोलिंग एजेंट रविंद्र बालिका विद्यालय में, वार्ड का अध्यक्ष, मंडल उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष से मेरी लड़ाई कहीं न किसी से हुआ है। विधायक थे, क्षेत्र की चिंता, मंत्री बने, सरकार की चिंता, विधानसभा अध्यक्ष थे, विधायकों के सम्मान की चिंता। उसमें कोई विघ्न बाधा आता है तो मैं स्टेप जरूर उठाता हूं। इसलिए और मेरी कभी इस तरह की भाव भाषा भंगिमा नहीं रही है कि संवैधानिक पद का अपमान हो या संविधान के विरुद्ध हम माहौल भ्रम का खड़ा करें। ये स्वभाव नहीं रहा है। और पद के लिए पांव नहीं पकड़ता है विजय सिन्हा, सम्मान के लिए स्वाभिमान नहीं छोड़ता है। मैंने यही अंतर है कि आप प्रवक्ता से अध्यक्ष, आज उप मुख्यमंत्री, मंत्री, तो संघर्ष का तो एक लंबी गाथा रही है आपकी। ये भारतीय जनता पार्टी एक वैसी पार्टी है जो न परिवारवादी है, न जातिवादी है और न खानदानी वंशवादी व्यवस्था चलाता है। ये तो चाणक्य की भूमिका निभाने वाले की जामात है, जो भीड़ से किसी चंद्रगुप्त को उठाकर ले आता है और बिहार के स्वाभिमान को बढ़ा देता है। ये सबका साथ सबका विकास, ये विकास आपके साथ जुड़े जो क्षेत्रीय और छोटे छोटे दल हैं उनका विकास भी हो पाएगा इस बार के इलेक्शन में? हमने तो सबका साथ सबका विकास ही तक नहीं दिया, उसके आगे भी दिया है। सबका विश्वास भी है और सबका प्रयास। ये चारों शब्द के बाद किसी के सम्मान में कोई कमी है क्या? उसका विश्वास पर हम खड़ा उतरते हैं और प्रयास में उनकी भागीदारी भी होती है। अब जीतन राम मांझी कहेंगे कि हमारा कितना विकास, फिर चिराग पासवान भी पूछेंगे हमारा। आज बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है। यहाँ सेवा के भाव से लोग काम करते हैं। मेवा की चाहत के लिए इंडी गठबंधन है। कांग्रेस राजद की जामात है। जहां स्वार्थ का गठबंधन है, अवसरवादिता का गठबंधन है।
और यहाँ इस गठबंधन में वही लोग आए हैं जिसके मन में सेवा का भाव है, और जो सेवा के भाव से लगता है वो इफ बट में नहीं पड़ता है। एक मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी चर्चा हम सुबह से कर रहे हैं। ये जो बात आई है और उस पर सबको ध्यान देना चाहिए, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि वोट काटे जा रहे हैं। क्या इसको पार्टी अपने तरफ से उसको गहनता से विचार कर रही है इस पर कि इस तरह के आरोप अगर हैं तो कौन आरोप लगा रहा है? जो साथ सड़क पे घूम रहे हैं? कौन? मैं नाम नहीं लेना चाहता। कोई जनता की आंदोलन शुरू हुआ, वोट कटा, इसके लिए कोई आंदोलन पब्लिक के बीच से आया है क्या? अरे ये वही लोग हैं जो गरीबों को वोट देने से वंचित रखा। बरसों बरस तक कांग्रेस ने गरीबों को अधिकार और सम्मान नहीं दिया, और राजद के लोगों ने बुथ कब्जा करके बुथ से जीन निकाला। ये बुथ से जीन निकालने वाले लोग छाती पीट रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं, लेकिन गरीब तो खुश है कि ये घुसपैठिया जो बिहार में और देश में घुसा है उस गरीबों के विकास में हिस्सेदारी कर रहा है, उसके आरक्षण में, उसके अनुदान में, उसके रोजगार में। क्या घुसपैठियों का नाम नहीं कटना चाहिए? गरीब समझ रहा है ये परिवारवादी, वंशवादी, सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाला, अनुकंपा की राजनीति करने वाला राजद कांग्रेस के युवराज, जिनका राजनीतिक सियासत को अपनी जमींदारी समझ लिए हैं, जागीर समझ लिए हैं, उनसे अब हटने की बारी है, इसलिए वो परेशान है। इस चुनाव को लेकर आपको लगता है पार्टी को संघर्ष करना पड़ेगा, या आपको लगता है जीत के लिए आप कॉन्फिडेंट हैं, या ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ही करेंगे? हमारा जन्म ही संघर्ष से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक राष्ट्र एक कानून एक विधान एक प्रधान, हमने तो वहां से शुरू किया और अपना बलिदान दिया। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, यही संकल्प लेके तो हम आते हैं। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी हर मां भारती के संतानों को गौरवान्वित और बिहारी शब्द को गाली से मुक्ति का अभियान चला रहा है, संघर्ष कर रहा है। विजय जी, एक सवाल है विजय जी कि आज के दिनों में देखा जा रहा है, हाल के 10-15 दिनों में या एक महीने से, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है वो आपको असली आरएसएस, असली बीजेपी के लोग बोलते हैं कि एक और डिप्टी सीएम है वो तो कहीं और के प्रोडक्ट है, सीधा बोलते हैं। और उनका एक इन दिनों वो बोलने लगे हैं कि दिल्ली से बिहार चल रहा है, दिल्ली से बिहार चल रहा है, बिहार की सरकार अब दिल्ली से चल रही है। देश दिल्ली से चलती है, देश के अंदर बिहार है ना, देश दिल्ली से चलती है ना, देश के अंदर बिहार है। मतलब अब ये ज्ञान अगर जो नहीं है तो बाजार में तो ज्ञान बिकता नहीं है। तो कंट्रोल बिहार का आप दिल्ली बाजार में ज्ञान नहीं बढ़ता है, वो बिकता भी नहीं है। आप 100 लोगों की टीम बैठा दें, सोशल मीडिया पर अपना चेहरा चमकाने का, अच्छे अच्छे कंटेंट लिखने वाले की जामात बना लें। ये बड़े बाप के बेटे, जो दो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, अरे भैया इतनी सुविधा अगर जो रहती गरीब का बेटा तो वो टॉप कर जाता। आप एक मैट्रिक का डिग्री नहीं ले पाते हैं, किसका दोष? संस्कार का या संगति का? किसका दोष? दिल्ली हमारी देश की राजधानी है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दिल्ली में बैठते हैं, बिहार भी देश का भाग है तो चलेगा ही। विजय बाबू, एक बड़ा सवाल है कि विपक्ष आप पर लगातार ये आरोप लगाता है कि बीजेपी का अपना जनाधार आज तक बिहार में बन नहीं पाया, और यही वजह है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हमेशा नीतीश जी के साथ रही है।
मैं बता दूं कि जिस समय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुशासन स्थापित करने के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भेजा था, बीजेपी का अपना जनाधार था। बड़ी पार्टी रहते हुए भी हमने बिहार को बर्बादी से रोकने के लिए, अराजकता से रोकने के लिए, जंगल राज मुक्त बिहार बनाने के लिए, सुशासन स्थापित करने का वागडोर हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिया। अब बताएं, जनाधार बीजेपी का था या नहीं? चुनौती ये है अभी कि जब आप जंगल राज की बात करते हैं तो आज की जो नई पीढ़ी है उसने जंगल राज वाली जो बात आप जिसका आरोप लगाते हैं वो उस समय के बिहार को उन्होंने देखा नहीं है। अब जो नई पीढ़ी आ रही है उसको लगता है कि एक वैकल्पिक राजनीति की जरूरत है यहाँ पर, और इसी का एक प्रयोग था जो कि दिल्ली में हुआ आम आदमी पार्टी के रूप में। इसी तरह के कुछ नेता क्षेत्रीय स्तर पर उभर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये भी एक चुनौती है परंपरा? देखिए, आपने सही कहा, कहानी 30-35 साल पुरानी हो गई। हमारे 30-35 साल के पहले के नौजवान जंगल राज को नहीं देखा, उस नरसंहार को नहीं देखा जहां 100 विधवाओं की मांग की सिंदूर पोंछी जाती थी और चूड़ियां एक बार में फोड़ी जाती थी। हम भी बड़े कम उम्र के श्रद्धेय सुशील मोदी जी के साथ जाते थे। उस चित्कार को आज भी गांव कानों के अंदर गूंजता है। उस अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार को मैंने देखा। मेरे सामने में स्कूल से ला रहे बच्चे को छीनकर मोटरसाइकिल पर बैठा करके लेके चला गया, अपहरण कर लेता था। मैं अपने आंखों के सामने दौड़ लगाया, रोका लोगों ने कि गोली मार देगा। ये समय हमने देखा। मैंने देखा 2003 में जब चुनाव लड़ा, 23 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के बीच में विजय सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता, मुंगेर की धरती से चुनाव लड़ा। 23 मोस्ट वांटेड, कई 50,000 के इनामी थे। कहा था 24 घंटा में खाली कर दो। ये धमकियां, उसके बाद भी हम लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं। चुनाव लड़ा 2003 में लोकल बॉडीज का, मुंगेर की धरती, जो लोग कहता है कि जाति का लहर चलता था लालू जी की सरकार में, राजद कांग्रेस की सरकार थी। जाति के जहर के लहर के कहर को खत्म करके मुंगेर से मैंने चुनाव जीत गया। लखीसराय चुनाव जीता, शेखपुरा जीता, जमुई में 3 बूथ पर कब्जा किया और वहीं से हमने चुनाव हारा। ये बिहार की धरती है। यहाँ के लोग आज भी हर समाज के, हर जाति के अच्छे लोग, सही लोगों को आशीर्वाद देता है। विजय सिन्हा, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जिसको जंगल राज का माननीय न्यायालय के द्वारा उपाधि मिला, वो व्यक्ति अपने जात के अच्छे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ने क्यों नहीं दिए? प्रतिभाशाली कई लोग उस समाज में बैठे हैं। प्रतिभा सिर्फ उनके परिवार में है, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटी। कब तक बिहार में चलेगा ये? नए जनरेशन को जानना होगा। आपके माध्यम से ये जानकारी उपलब्ध कराना होगा। विजय बाबू, क्या ये माना जाए कि विजय जी का ये विजय अभियान 2025 के विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगा? देखिए, जनता मालिक है, और मैं पहले ही कहा कि मेरा कोई जाति या परिवार की पार्टी नहीं है। यह सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है, जो चाणक्य के रूप में देखते हैं, प्रतिभा का चयन कर बुद्ध से निकालते हैं और उसको प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति बना देते हैं। एक सवाल है, अंतिम सवाल। सूर्यगढ़ा के विधायक को आपने अपने हाथ से पकड़ करके विधानसभा में लेके गए थे, सभी लोगों ने देखा था। इस बार सूर्यगढ़ा का कैंडिडेट एनडीए की तरफ से कौन होगा?
हमारा गठबंधन सक्षम नेतृत्व निर्णय करेंगे। आज दुखद है कि सुजगरा के माननीय विधायक प्रहलाद यादव जी का पुत्र का निधन हो गया है। बड़ी दुखद घटना है। मैं चर्चा नहीं करना चाहता, आपने छेड़ा है। बिहार विधानसभा में गलत प्रैक्टिस ये जंगल राज वाले लोग ने किया, जिसका स्वभाव गुंडा राज स्थापित करने का था। नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमने सदन में कहा था, ये जंगल राज की पाठशाला में पढ़ने वाला बिहार में गुंडा राज लाना चाहता है। और उन गुंडा राज लाने वाले लोग जिस तरह से विधायकों का खरीद फरोख्त किया, विधानसभा के अंदर जो वातावरण, मेरे भी 3 विधायक गायब हो गए जदयू के पैसे के बल पर। हमने उन विधायकों से, विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, हमने जरूर कहा कि फिर एक बार 2005 का फरवरी का चुनाव याद करो कि बिना शपथ के विधायक रोड पर आ गए थे। राष्ट्रपति शासन लगा देगा ये लोग। सदन को बचाना है, विधायकों के सम्मान को बचाना है, तो गलत काम करने वाले जो राजद कांग्रेस के लोग खेल खेले हैं, उससे हटके इस विधानसभा की मर्यादा रखनी है और विधानसभा में सरकार बचानी है। विजय बाबू, कितनी सीट इस बार ला रहे हैं? कितनी सीट इस बार ला रहे हैं? अभी उपपक्ष को पूरा कर दें और भगवान राम के हम अनुयायी हैं। लंका को ध्वस्त करने के लिए, आसुरी प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए भगवान राम ने भी विभीषण को गले लगाया और उसको राज तिलक लगाया। जो आसुरी प्रवृत्ति को खत्म करेगा, जंगल राज और गुंडा राज को मिटाएगा, हम उसको गले लगाएंगे और अवसर मिला तो उसको राज तिलक भी लगाएंगे। कौन विभीषण कौन है? विभीषण कौन है? विभीषण कौन है? हमने कह दिया कि जो धर्म के पथ पर चलेगा, आसुरी प्रवृत्ति के जंगल राज के गिरोह से जो बाहर निकलेगा, ये वही बिहार को बर्बाद करने वाले लोग हैं। आप देखें कि बिहारी शब्द को गाली किसने बनाया, बिहार को बर्बाद किसने किया, बिहार को पलायन के लिए विवश किसने किया? यही तो आसुरी प्रवृत्ति का लोग है, जो मां बहनों को गाली देता है, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली देता है, संविधान के संवैधानिक संस्था के विरुद्ध अफवाह और भ्रम फैलाता है। यही तो आसुरी प्रवृत्ति है, जिसको संविधान में विश्वास नहीं। ऐसे मानसिकता के लोग के विरुद्ध जो भी आवाज उठाएगा, उसके जमात से वो धर्म के पथ पर चलने वाला भगवान राम के अनुयायी उसका अभिनंदन स्वागत करेगा। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत धन्यवाद सर आपके यहाँ आने के लिए।